अध्याय 1। एक रहस्यमय पुस्तक। अमित एक साधारण गांव के परिवार से था जो खेतों में काम करके अपनी जिंदगी बिताता था। पर उसके सपने साधारण नहीं थे। उसकी दुनिया में हमेशा से कुछ बड़ा और अद्भुत हासिल करने की चाह थी, लेकिन गांव के लोग उसकी सोच को बेकार मानते थे। एक दिन जब अमित खेतों में काम से थककर गांव के पुराने ग्रंथालय में गया तो उसकी नज़र एक धूल से भरी, मोटी और गहरे रंग की किताब पर पड़ी। किताब पर बड़े ही पुरानी शैली में लिखा था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और आत्मशक्ति का रहस्य। इस किताब को उठाते ही जैसे अमित के हाथों में हल्की सी बिजली दौड़ गई। उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई और उसने बिना किसी देरी के उस किताब को खोल लिया। किताब के पन्ने पुराने और नाजुक थे, पर उनमें जो लिखा था वह उसे एक नई दुनिया में खींच ले गया। पहले ही पन्ने में लिखा था, इस ब्रह्मांड में हर जीव के अंदर अपार शक्ति है, पर केवल वही इसे पा सकते हैं जो इस ज्ञान को समझने का साहस रखते हैं। अमित की आंखें चमक उठी। उसने और पढ़ा, प्रकृति की ऊर्जा को पहचानो, साधना करो और अपनी आत्मा को संतुलित कर इस शक्ति को जागृत करो। साथ ही किताब ने कई चरण बताए थे जिन्हें पूरा करके वह अपनी आत्मशक्ति को बढ़ा सकता था। आत्मशक्ति का पहला चरण, शरीर और मन का संतुलन। किताब ने पहले चरण को शरीर और मन के संतुलन के लिए बताया। अमित के पास साधन नहीं थे, लेकिन उसकी इच्छाशक्ति अद्भुत थी। हर सुबह सूरज निकलते ही वह गांव के किनारे बहती नदी के पास बैठने लगा। उसने ध्यान करने का अभ्यास शुरू किया, जैसे किताब में लिखा था। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन हर ध्यान सत्र के बाद उसे एक अनोखी शांति महसूस होती। धीरे धीरे उसे अपने शरीर में हल्का सा कंपन महसूस होने लगा, जैसे कोई ऊर्जा उसे जगा रही हो। खुद पर यकीन की परीक्षा। एक दिन ध्यान करते हुए अचानक अमित के मन में तेज आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। उसने अपनी आंखें खोली, पर वहां कोई नहीं था। फिर उसके सामने किताब का एक और शब्द उभर कर आया, डर को जीतना ही शक्ति को पाना है। ये सुनकर अमित ने तय कर लिया कि अब वह खुद को कमजोर नहीं समझेगा। उसने अपने भीतर उठ रही ऊर्जा को महसूस किया और धीरे धीरे अपने मन और शरीर का संतुलन सुधारने लगा। उसे एक अनोखा आत्मविश्वास महसूस हुआ। अब वो देखना चाहता था कि इस शक्ति का असली प्रभाव क्या है। जैसे ही वो आत्म साधना में प्रगति करता गया, उसे लगा कि उसकी इंद्रियां पहले से ज्यादा तेज हो गई हैं। दूर से आती किसी भी आवाज को वो साफ सुन सकता था और उसकी आंखें भी अब अंधेरे में बेहतर देख सकती थी। अमित का ये सफर आसान नहीं था, पर उसकी मेहनत और दृढ़ संकल्प उसे आगे बढ़ाते रहे। इस सफर में उसे कई रहस्यमय अनुभव हुए, जैसे कभी उसकी परछाई उसके आगे चलती महसूस होती, तो कभी आसपास के पेड़ और पौधे उसकी मौजूदगी को महसूस कर उसे स्पर्श करते लगते। ये सब अनुभव उसे और भी रोमांचित करते थे और उसकी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाते थे। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। अगले अध्याय में अमित को मिलेगा उसका पहला गुरु, जो उसकी शक्ति को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेगा। अध्याय 2। पहला गुरु और अदृश्य हथियार। अमित की साधना में प्रगति हो रही थी। उसकी आत्मशक्ति का कंपन अब और भी स्पष्ट हो चुका था, जैसे उसके भीतर कोई आग जल रही हो। लेकिन उसे पता था कि यह सफर आसान नहीं होगा। किताब में अगले चरण के बारे में लिखा था, लेकिन इसे समझना उसके लिए मुश्किल था। किताब में लिखा था, जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु प्रकट होता है। एक रात जब अमित ध्यान कर रहा था तो उसे महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई मौजूद है। उसने आंखें खोली तो सामने एक बूढ़े आदमी को देखा, जो साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उनकी आंखों में गहरी चमक थी, जैसे वो अमित के विचारों को पढ़ सकते हों। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें इस सफर पर चलने की ताकत मिल चुकी है, पर इसे सही दिशा देने के लिए तुम्हें एक गुरु की जरूरत है। अमित ने आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे लोग योगी अद्वैत कहते हैं। मैं उन लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ आता हूँ जो आत्मशक्ति के मार्ग पर चलने का साहस करते हैं। अमित को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का सौभाग्य मिला है जो उसकी साधना को समझ सकता है। योगी अद्वैत का पहला पाठ, स्थिरता और केंद्रित ऊर्जा। योगी अद्वैत ने अमित को सिखाया कि आत्मशक्ति का सही उपयोग तभी हो सकता है जब मन और शरीर पूरी तरह से स्थिर हो। जब तुम्हारे मन में संदेह होगा तो ये शक्ति खो जाएगी, उन्होंने कहा। इस पाठ का अभ्यास करने के लिए योगी अद्वैत उसे जंगल के गहरे हिस्से में ले गए, जहाँ कोई हलचल नहीं थी। वहां उन्होंने अमित को एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठने को कहा और बोले, जब तक तुम्हें अपनी सांसों की गति को पूरी तरह से नियंत्रित करना नहीं आता, तब तक तुम इस शक्ति का सही उपयोग नहीं कर पाओगे।
अमित ने धीरे धीरे अपने श्वास को नियंत्रित करना शुरू किया। उसे ऐसा लगने लगा कि वह अपने भीतर की ऊर्जा को न केवल महसूस कर सकता है बल्कि उसे नियंत्रित भी कर सकता है। यह अनुभव उसे नई संभावनाओं की तरफ खींच रहा था। अदृश्य हथियार की खोज। जब अमित ने कुछ दिन ध्यान में बिताए तब योगी अद्वैत ने उसे एक नया सबक दिया। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मशक्ति को एक हथियार के रूप में देखो। ये शक्ति न केवल तुम्हारी रक्षा करेगी बल्कि तुम्हें अदृश्य हथियार भी दे सकती है। उन्होंने अमित को अपनी आंखें बंद करने और अपने मन में एक शस्त्र की कल्पना करने को कहा। अमित ने जैसे ही ध्यान किया उसने अपने भीतर एक तलवार की ऊर्जा को महसूस किया। वह उसे देख नहीं सकता था पर महसूस कर सकता था। योगी अद्वैत ने समझाया कि यह मन शस्त्र है जो उसकी आत्मा की ऊर्जा से बना है। यह एक अदृश्य हथियार है जो केवल तभी प्रभावी होगा जब उसका दिल और दिमाग एक साथ काम करेंगे। अब जब भी अमित को ध्यान के दौरान किसी खतरे का एहसास होता वो अपनी आत्मशक्ति से उस अदृश्य तलवार को महसूस कर सकता था। धीरे धीरे उसने उसे चलाना भी सीख लिया। एक दिन जब वह अभ्यास कर रहा था तो उसने देखा कि पास के एक पेड़ की पत्तियां उसकी तलवार की आभा से कट गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अब वो इतना शक्तिशाली बन चुका है। संघर्ष और रोमांच का आह्वान। अब अमित का आत्मविश्वास बढ़ गया था। उसे लगा कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन योगी अद्वैत ने उसे चेताया, शक्ति का घमंड मत करो अमित, ये सफर अभी लंबा है। अपने मन को शांत रखो और हमेशा साधना करो। एक रात योगी अद्वैत ने उसे एक आखिरी संदेश दिया। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति का परीक्षण करो। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो इसे नष्ट करने का प्रयास करेंगे। तुम्हें उनकी चुनौती स्वीकार करनी होगी, पर सदैव याद रखना कि सच्चा योद्धा वही होता है जो बिना किसी मोह के लड़ता है। अमित ने समझ लिया था कि उसका सफर आसान नहीं होगा। उसे आगे बढ़ने के लिए न केवल शक्ति बल्कि धैर्य की भी जरूरत होगी। अगले दिन वो एक नए रोमांच के लिए तैयार था। उसने अपने मन शस्त्र को संभालते हुए जंगल की ओर प्रस्थान किया, जहां उसे अपनी शक्ति का परीक्षण करना था। अब उसका असली संघर्ष शुरू होने वाला था। कौन कौन से दुश्मन उसका इंतजार कर रहे हैं? क्या वो अपनी आत्मशक्ति का सही उपयोग कर पाएगा? अध्याय 3, पहला मुकाबला और मन की शक्ति का परीक्षण। अमित अब अपनी आत्मशक्ति में एक नई जागरूकता महसूस कर रहा था। योगी अद्वैत के मार्गदर्शन से उसने अपनी शक्ति को नियंत्रित करना और उसे एक अदृश्य हथियार में बदलना सीख लिया था। अब उसके जीवन में पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि वो किसी और से नहीं बल्कि खुद से मुकाबला कर रहा है। लेकिन जैसा कि योगी अद्वैत ने कहा था, असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। जंगल में पहला कदम। अमित जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन उसके मन में अजीब सी शांति थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा सा शेर निकल आया। उसकी आंखों में खून की लालसा थी और वह अमित की तरफ देख रहा था। अमित ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और अपने मन शस्त्र को महसूस किया। उसे डर महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने गुरु के शब्द याद किए, डर पर काबू पाओ, तभी शक्ति जागृत होगी। उसने अपनी आंखें बंद की और उस अदृश्य तलवार को अपने हाथों में महसूस किया। जब उसने आंखें खोली तो उसका मन शस्त्र उसके सामने था। जैसे ही शेर ने हमला किया, अमित ने अपने हथियार को संभालते हुए उसे रोका। शेर कुछ कदम पीछे हट गया। आत्मशक्ति की असली परीक्षा। शेर के जाने के बाद अमित ने राहत की सांस ली, लेकिन इसी समय उसने देखा कि पास के पेड़ पर एक आदमी उसे देख रहा था। उसकी आंखों में शातिर चमक थी, जैसे वह अमित की ताकत को परख रहा हो। अमित ने उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन वो व्यक्ति उसके लिए अजनबी था। अचानक वो व्यक्ति हवा में कूदकर अमित के सामने आ खड़ा हुआ और बोला, मैं हूँ तक्षक, इस जंगल का रखवाला। अगर तुम इस शक्ति का गलत उपयोग करोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अमित को तक्षक के इरादों का अंदाजा नहीं था, पर उसने अपनी आत्मशक्ति को स्थिर रखने का प्रयास किया। तक्षक ने अपने हाथों से एक ऊर्जा प्रवाहित की, जो एक तरह का अदृश्य शक्ति वार था। अमित ने अपने मन शस्त्र का उपयोग करते हुए उस वार को रोक लिया। तक्षक ने देखा कि अमित ने बिना किसी डर के उसका सामना किया है। तक्षक की चुनौती और दोस्ती का प्रारंभ। तक्षक ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत तो है, लेकिन तुम्हारी साधना अभी अधूरी है। आत्मशक्ति को नियंत्रित करना ही सब कुछ नहीं है। अगर तुम सच में इस जंगल के रहस्यों को जानना चाहते हो और अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हो, तो मेरी चुनौती स्वीकार करो। अमित को समझ में आ गया कि यह व्यक्ति उसका दुश्मन नहीं बल्कि एक शिक्षक हो सकता है।
अमित ने झुककर कहा, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। तक्षक ने मुस्कुराते हुए उसे एक बड़े पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, पहला सबक ये है कि अपनी आत्मशक्ति को स्थायी बनाना सीखो। हर शक्ति तभी काम करेगी जब तुम इसका उपयोग संकल्प और निश्चय से करोगे। तक्षक ने अमित को एक अभ्यास बताया, आकाश भेदन मुद्रा। यह एक ऐसा आसन था जिससे अमित की शक्ति स्थायी रूप से बढ़ सकती थी। इसके लिए उसे पेड़ की छाया में बैठकर बिना हिले डुले ध्यान में लीन होना था और अपनी आत्मशक्ति को अपनी सांसों में महसूस करना था। अमित ने इस मुद्रा को अपनाया और महसूस किया कि उसकी आत्मा और शक्ति एक हो रहे हैं। आत्मशक्ति का पहला वास्तविक परीक्षण कई घंटे बीत गए। अमित ने खुद को इस नई साधना में खो दिया। जब उसने आंखें खोली तो वह एक नई शक्ति से लबरेज था। लेकिन तभी तक्षक ने कहा, अब असली परीक्षा है। उसने अपनी ऊर्जा से एक अदृश्य दीवार बना दी और कहा, अगर तुम इस दीवार को पार कर सको तो समझ लेना कि तुम्हारी साधना सफल हो चुकी है। अमित ने सांसें ली, अपनी आत्मशक्ति को महसूस किया और अपने मन शस्त्र को उठा लिया। वह दीवार की ओर बढ़ा। उसके इर्द गिर्द हवा और ऊर्जा का प्रवाह तेज हो गया। उसने अपने भीतर की सारी ताकत को एक जगह संजोया और दीवार की तरफ जोर से वार किया। एक तेज प्रकाश चमका और वह दीवार टूट गई। तक्षक ने सराहना करते हुए कहा, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम इस शक्ति के योग्य हो। अमित ने भी महसूस किया कि अब उसकी आत्मशक्ति पहले से कहीं अधिक स्थायी हो चुकी है। तक्षक ने उसे समझाया कि आत्मशक्ति को संतुलन और संयम से ही संभाला जा सकता है। एक नई शुरुआत। तक्षक ने अमित को विदा दी, लेकिन उसे चेताया कि यह सफर यही समाप्त नहीं हुआ है। उसे आगे भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अमित ने अपने गुरु का धन्यवाद किया और खुद से वादा किया कि वह अपनी आत्मशक्ति का सही उपयोग करेगा। अब उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया था। वो इस नई शक्ति के साथ दुनिया को नए नजरिए से देख रहा था। उसे पता था कि असली सफर अब शुरू हुआ है और आगे के रास्ते में नई चुनौतियां उसका इंतजार कर रही हैं। अगले अध्याय में क्या अमित को इस सफर में सच्चा साथी मिलेगा? कौन सी नई शक्तियां उसका इंतजार कर रही हैं? अध्याय 4, एक रहस्यमय साथी और आत्मशक्ति का गूढ़ रहस्य। अमित का आत्मविश्वास बढ़ चुका था, लेकिन वह जानता था कि इस नए सफर में एक सच्चे साथी की कमी है। अपने गुरु तक्षक से विदा लेने के बाद वह गांव लौट आया। हर दिन उसे अपनी साधना को और गहराई से समझने की जरूरत महसूस होती, लेकिन जल्द ही उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब वह एक रहस्यमय व्यक्ति से मिला जिसने उसकी दुनिया को बदल दिया। जंगल में अजनबी का सामना। एक शाम जब अमित ध्यान के बाद अपने गांव लौट रहा था, उसने अचानक पास की झाड़ियों से हल्की सरसराहट सुनी। उसने रुककर ध्यान दिया तो देखा कि एक लड़की एक पेड़ के पीछे छिपकर उसे देख रही है। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और चेहरा किसी तरह के रहस्य से भरा हुआ था। अमित ने उसे पुकारा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की झिझकते हुए बाहर आई और बोली, मेरा नाम राधा है। मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूँ। तुम में एक अनोखी शक्ति है जिसे मैं समझना चाहती हूँ। अमित को ये सुनकर अजीब लगा, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी साधना को कोई और भी देख रहा होगा। राधा का रहस्य और उसके इरादे। अमित ने राधा से पूछा, तुम्हें मेरी शक्ति के बारे में कैसे पता चला? राधा ने गहरी सांस लेते हुए बताया कि उसका परिवार भी एक गुप्त साधकों का समुदाय था जो आत्मशक्ति के विभिन्न रूपों की साधना करते थे। लेकिन एक रात उनके समुदाय पर कुछ अज्ञात ताकतों ने हमला कर दिया और सभी को खत्म कर दिया। केवल राधा बच पाई थी। वह अब एक नई ताकत की तलाश में थी जो उसे न केवल अपने समुदाय का बदला लेने में मदद कर सके बल्कि उसे अपनी खोई हुई आत्मशक्ति को भी वापस दिला सके। अमित को राधा की कहानी ने गहरे से छुआ। उसने महसूस किया कि यह सफर उसके अकेले का नहीं है बल्कि दूसरों के लिए भी है। उसने राधा को अपने साथ साधना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। राधा ने इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। आत्मशक्ति का गूढ़ रहस्य। सामूहिक साधना। अगले कुछ दिन अमित और राधा साथ साथ साधना करने लगे। तक्षक ने जो योगासन और ध्यान सिखाए थे, अमित ने वही राधा को सिखाना शुरू किया। अमित ने महसूस किया कि जब दोनों साथ साधना करते हैं तो उनकी ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ने लगती है और एक नई शक्ति उत्पन्न होती है। ये शक्ति सामान्य आत्मशक्ति से भी अधिक प्रभावशाली थी। राधा ने अमित को बताया कि सामूहिक साधना का ये तरीका उनकी पुरानी परंपरा का हिस्सा था, जिसमें जब दो या अधिक साधक मिलकर ध्यान करते थे तो उनकी ऊर्जा एक साझा शक्ति में बदल जाती थी। ये शक्ति इतनी प्रबल होती थी कि पहाड़ों को हिला सकती थी और दुश्मनों को दूर भगा सकती थी। पहली परीक्षा।
आत्मशक्ति को मिलाकर एक रक्षक कवच बनाना। एक दिन जब अमित और राधा ध्यान कर रहे थे, अचानक उन पर एक तेज आंधी ने हमला किया। चारों ओर धूल का बवंडर था, जिससे कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता था। लेकिन राधा ने अपने पुरानी साधकों के कौशल को याद किया और अमित से कहा, हम दोनों अपनी आत्मशक्ति को मिलाकर एक रक्षक कवच बना सकते हैं। अमित ने अपने मन को शांत किया और अपनी आत्मशक्ति को महसूस किया। राधा ने भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। जैसे ही दोनों ने अपनी ऊर्जा को जोड़ने का प्रयास किया, उनके चारों ओर एक अदृश्य कवच बन गया। उस कवच ने तेज आंधी को रोक लिया और उन्हें किसी भी चोट से बचा लिया। दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। राधा का रहस्य आंधी थमने के बाद राधा ने अमित से कहा, मेरे पास भी एक विशेष शक्ति है जो मेरे समुदाय की धरोहर है। मैंने इसे छिपाकर रखा था, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं इसे तुम्हारे साथ साझा करूं। राधा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी हथेली में एक चमकीली ऊर्जा का गोला उत्पन्न किया। उसने बताया कि यह शक्ति उसे आत्मा की गहराइयों से मिलती है और इसका उपयोग कर वो न केवल किसी की भावनाओं को पढ़ सकती है, बल्कि उन्हें नियंत्रित भी कर सकती है। अमित ने ये देखकर हैरानी से कहा, तुम्हारी शक्ति हमारी साधना में और गहराई लाएगी। हम दोनों मिलकर इस जंगल में छिपे हर रहस्य को जान सकते हैं। एक नई चुनौती। अगले दिन दोनों साधकों ने मिलकर साधना की और अपनी शक्तियों को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन तभी उन्हें लगा कि जंगल में किसी और की उपस्थिति है। एक अजनबी ने पेड़ के पीछे से निकलकर कहा, तुम दोनों ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने की हिम्मत की है, पर अब तुम्हें इसके परिणाम भी भुगतने होंगे। वो व्यक्ति उनकी शक्तियों से जलता था और उन्हें चुनौती देने आया था। अमित और राधा ने एक दूसरे की ओर देखा और अपनी आत्मशक्ति का सहारा लेते हुए उस व्यक्ति का सामना करने के लिए तैयार हो गए। अब अमित और राधा के सामने एक नया दुश्मन था। क्या वे अपनी नई नई शक्तियों का सही उपयोग करके इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? क्या उनकी मित्रता और साधना उन्हें इस युद्ध में जीत दिला पाएगी? अगले अध्याय में इस रहस्यमय दुश्मन का मुकाबला और नई शक्ति का जागरण। अध्याय 5, दुश्मन का मुकाबला और आत्मशक्ति की नई ऊंचाइयां। अमित और राधा एक साथ साधना में डूबे हुए थे जब उन्होंने जंगल में उस अजनबी की उपस्थिति को महसूस किया। उसके शब्दों में चुनौती थी और आंखों में नफरत की लपटें। यह अजनबी, जिसका नाम समर था, जंगल का एक पुराना साधक था, लेकिन उसकी साधना आत्मशक्ति के बजाय अंधेरे में चली गई थी। समर ने अपनी शक्ति का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए करना सीखा था और उसे यह मंजूर नहीं था कि कोई और साधक उसकी शक्ति को चुनौती दे सके। समर का पहला हमला और अमित की आत्मशक्ति का प्रतिरोध। समर ने अपने हाथ उठाए और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आई। वो हवा में एक भयानक शक्ति उत्पन्न करने लगा जो सीधे अमित और राधा की तरफ बढ़ रही थी। राधा ने अमित को चेतावनी दी, उसके हमले को हल्के में मत लो, ये शक्ति सामान्य नहीं है। अमित ने अपनी सांसों को स्थिर किया और अपनी आत्मशक्ति को एक ढाल की तरह अपने चारों ओर फैलाया। जैसे ही समर का हमला अमित के ढाल से टकराया, एक तीव्र प्रकाश का विस्फोट हुआ। समर की शक्ति का असर अमित के आत्मशक्ति ढाल से उलझकर रुक गया, लेकिन समर हारा नहीं था। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास ढाल है, पर क्या तुम मुझ पर हमला करने की ताकत रखते हो? राधा का योगदान और सामूहिक शक्ति। अमित ने राधा की ओर देखा। राधा ने समझ लिया कि उन्हें अपनी सामूहिक शक्ति का उपयोग करना होगा। उन्होंने अपनी आत्मशक्ति को एकजुट किया और एक शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाह का निर्माण किया। दोनों ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक ऊर्जावान भाला तैयार किया। जैसे ही समर ने अपने काले जादू का उपयोग करते हुए एक नई शक्ति उत्पन्न की, अमित और राधा ने उस भाले को उसकी दिशा में फेंका। ये भाला एक दिव्य प्रकाश की तरह चमका और समर की शक्ति को चीरता हुआ उसे पीछे धकेल दिया। समर के चेहरे पर घबराहट की झलक आई, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने क्रोध से अपनी सारी शक्ति को एकत्र किया और अपने इर्द गिर्द एक काला घेरा बनाया। आत्मशक्ति की नई ऊंचाई, दिव्य शक्तियों का जागरण। अमित और राधा को समझ में आ गया था कि उन्हें इस शक्ति युद्ध को जीतने के लिए अपनी साधना की नई ऊंचाइयों पर पहुंचना होगा। राधा ने अपने मन की शक्ति का उपयोग करते हुए एक दिव्य मंत्र का जाप शुरू किया, जिससे उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। यह मंत्र एक प्राचीन साधना पद्धति का हिस्सा था, जो उनके समुदाय में केवल विशेष साधकों को ही सिखाई जाती थी। अमित ने भी अपनी आत्मशक्ति को राधा की मंत्र शक्ति में जोड़ते हुए अपने मन शस्त्र को मजबूत किया। जैसे ही दोनों की शक्तियां एक दूसरे में विलीन हुई, एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न हुई, दिव्य कवच। इस कवच में इतनी शक्ति थी कि समर के अंधेरे जादू को तुरंत नष्ट करने की क्षमता थी।
समर का पतन और नया सबक। जब समर ने देखा कि उसके सामने इतनी प्रबल शक्ति खड़ी है, तो उसकी हिम्मत टूटने लगी। उसने अंतिम प्रयास में अपनी सारी शक्ति को एक घातक हमले में बदल दिया और उसे अमित और राधा की दिशा में फेंक दिया। लेकिन दिव्य कवच ने उस हमले को आसानी से नष्ट कर दिया। समर कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में अब घबराहट के साथ हार का भी एहसास था। अमित ने उसे चेतावनी दी, तुमने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया और इसी वजह से आज तुम हार गए। आत्मशक्ति का उद्देश्य लोगों की सहायता करना और खुद को संतुलित करना है, न कि इसे दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल करना। राधा ने भी उसे समझाया, अंधकार में जितनी भी ताकत हो, वो सच्ची आत्मशक्ति को हरा नहीं सकती। समर ने ये सुनकर अपना सिर झुका लिया और अपनी गलतियों को महसूस किया। नई शुरुआत की ओर बढ़ते कदम। समर के जाने के बाद अमित और राधा ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने इस साधना में जो साझी शक्ति प्राप्त की थी, वह उनकी आत्मा में गहराई से अंकित हो चुकी थी। अमित ने महसूस किया कि उसकी साधना का सफर अब पहले से कहीं अधिक सार्थक हो चुका है। राधा ने भी उसे बताया कि यह अनुभव उसकी खोई हुई शक्ति को वापस पाने में मदद करेगा। अमित और राधा ने अब इस जंगल में अपने गुरुओं के दिए हुए सबक को फैलाने का निर्णय लिया। दोनों ने मिलकर एक नए सफर की शुरुआत की, जिसमें न केवल अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाना था, बल्कि दूसरों को भी इस राह पर चलने के लिए प्रेरित करना था। आने वाले समय में उनका सफर और भी कठिन हो सकता है, लेकिन अब उन्हें एक दूसरे का साथ और सामूहिक साधना का ज्ञान था। अगले अध्याय में अमित और राधा की साधना का प्रसार और एक नया रहस्यमय सफर।